जब कार्वी अपने सैनिकों के साथ रायकोटा की गुफाओं को घेर लेता है, तब चाणक्य चंद्रगुप्त और उसके दल को गुफा से निकलने का गुप्त मार्ग दिखाते हैं। गुफा का एक मुख खुलता है लोखंडी की ओर और यह तय किया जाता है कि धपोली गांव का यह दल लोखंडी में शरण लेगा। चंद्रगुप्त ये सोचकर भावुक हो जाता है कि उसकी मां लोखंडी में ही कहीं बंदी बनाई गई है। उधर धनानंद चित्ररूपा को अपना विशेष सलाहकार घोषित कर देता है। सबके सब गांव वाले मुझसे बचकर भाग गए। कार्वी ऐसा नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ, जाकर ढूंढो उन्हें, चाहे आकाश और धरती एक करना पड़े। जाओ, चाहे किसी पर भी संदेह हो, उसे पकड़ के अंदर कर दो। और सुनो, ये सारी कार्रवाई बहुत चुपचाप होनी चाहिए। लोखंडी की प्रजा को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा बात महाराज धनानंद तक भी पहुंच सकती है। धनाधन चारा डाल दिया है। तक धनाधन अब मछली के फंसने की प्रतीक्षा है। महाराज, परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे और आपके अनुकूल ही मिलेंगे, क्योंकि योजना है इतनी उत्तम। किसकी है? किसकी है योजना? किसकी है? आप ही की है महाराज। तो परिणाम अनुकूल कैसे नहीं मिलेंगे? हैं? धनानंद, धनानंद कभी असफल नहीं हो सकता। त्रिगदा, 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 त्रिगदा। महल के कोने कोने में हमारे गुप्तचर उपस्थित हैं, किंतु चित्ररूपा के लिए वो अदृश्य है। कोई नहीं दिखाई देगा उसे, परंतु वो है और सब उसे ही देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो कोई त्रुटि करे। अरे कोई तो त्रुटि करे वो, और फिर जैसे ही वो कुछ ऐसा करेगी, हमें पता चल जाएगा कि वो खुली शिखा वाला दुष्ट बामन है कहां। और फिर धाधा तिगड़धा तिगड़धे। अजीब सी कुलबुलाहट हो रही है अमात्य। मन में ये बेचैनी है जानने की कि कौन सा षड्यंत्र रचने वाला होगा वो दुष्ट बामन शिखा खोल के। हाँ? आचार्य, ये सब क्या है? लोखंडी के नागरिक कौमुदी उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। ये कृषकों का उत्सव है जो 1 मास बाद होना है। 1 मास? आचार्य,
मेरे पास एक योजना है। ये उचित स्थान नहीं है। तो योजना ये है कि शीघ्र ही यहां वो जो दुष्ट बामन है, हमारा शत्रु चाणक्य, जो अपनी शिखा खुली रखता है, जिसने हमारी हत्या करने के कई असफल प्रयास किए हैं, उसे यहां कौमुदी महोत्सव की मंगल बेला में सार्वजनिक मृत्युदंड देंगे। और ये भव्य आयोजन की सारी व्यवस्था हमारी सलाहकार प्रमुख चित्ररूपा करेंगी। साथियों, मेरी योजना यह है कि इस समय आप सब सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक झुंड बनाकर नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएं। इसके साथ मैं आप लोगों को यह वचन देता हूं कि आप सब इस कौमुदी उत्सव के बाद अपनी धरती पर जाएंगे, अपने खेतों में खेती करेंगे, फसल बोएंगे, और इस उत्सव के बाद कारवीनाथ भी आप लोगों को कभी तंग नहीं कर पाएगा। जितना भव्य होगा, जितना आज तक कुछ भी मगध में नहीं हुआ, यह किसी भी सम्राट के विवाह से अधिक भव्य होगा। हमने इस मृत्युदंड की सूचना 1 मास पहले इसलिए दी है ताकि समूचे मगध के कोने कोने से लोग यहां आकर देख सकें और उस देशद्रोही के मुंह पर थूक कर अपना पुनीत कर्तव्य निभाए। मुझ पर विश्वास रखिए, मैं कारवीनाथ का अंत कर दूंगा, और आप सबकी सुरक्षा के लिए मुझे यही एकमात्र कारगर उपाय दिखता है। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस कौमुदी महोत्सव में आप सब अपने अपने घर होंगे, बिना कारवीनाथ के भय के और बिना उसके अतिरिक्त कर के। वचन है हमारा, ये कौमुदी उत्सव भारत के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। ये उत्सव दिखा देगा कि धनानंद की पीठ में छुरा भोंकने वाले का परिणाम क्या होता है। बस कौमुदी महोत्सव की प्रतीक्षा करें त्रिगर्धार। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप सबसे। आप बस मुझे कौमुदी महोत्सव तक का समय दे दीजिए ताकि मैं उस राक्षस कारवीनाथ के आतंक और अत्याचारों से आप सबको मुक्त कर सकूं। साथियों, हमें सूर्यास्त होने से पहले हर संभव प्रयास करने होंगे कि हम अधिक से अधिक भोजन इत्यादि इकट्ठा कर सकें, और यह निश्चित करना पड़ेगा कि यह कार्य कारवीनाथ के यहाँ आने से पहले हो जाए। हमें शीघ्र से शीघ्र गांव वालों तक ये बात पहुंचानी होगी कि वो यहाँ लोखंडी में अधिक समय तक सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें चुपचाप एक एक करके मगध के अलग अलग भागों में चल देना चाहिए। क्या सोच रहे हो दिग्विजय? एक बात कहना चाहता हूं चंद्रगुप्त। मैं एक राजसी परिवार से अवश्य, पर तुम
एक साधारण परिवेश से होते हुए कितना धैर्य, कितनी बड़ी सोच। तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ यहाँ लोखंडी में, पर फिर भी तुम अपनी माँ से पहले इन गांव वालों के लिए इतना सब कुछ कैसे सोच पा रहे हो? तुम महान हो चंद्रगुप्त। नहीं दिग्विजय, मैं महान नहीं। जैसे तुम शशांक है, वैसा ही मैं भी। और रही मेरी मां की बात, मैं कैसे बताऊं कितना आत्मिक संयम रखना पड़ता है। और फिर अपने घर और अपने गांव को खोने की जो पीड़ा मैंने सही, मैं ये नहीं चाहता कि वो पीड़ा कोई और भी सहे। वो सब तो ठीक है, किंतु गांव वालों के समक्ष कारवीनाथ को पराजित करने की जो शपथ तुमने ली है, उसके लिए क्या योजना है तुम्हारे पास? आचार्य, मुझे ये आप ही ने सिखाया कि युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए मैं भी पहले कारवीनाथ की कमियों का पता लगाऊंगा और फिर वहां वार करूंगा, जहां वार करने से उसे सबसे अधिक चोट लगेगी। विचार तुम्हारा सही दिशा में जा रहा है, किंतु आचार्य, हम उनकी कमजोरी पकड़ेंगे कैसे? राजकोष। क्या? धनानंद का सबसे बड़ा राजकोष लोखंडी में है, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व कारवी का है। यदि हम उस राजकोष को लूट लें तो संभव है धनानंद दिल मिलाकर कारवी को मृत्युदंड दे दे। परंतु आचार्य, कारवीनाथ तो धनानंद के सबसे समीप माना जाता है। धन ही धनानंद के सबसे समीप है। धन और केवल धन। धन ही उसका आदर्श, धन ही उसका प्रेम। किसी ने उसके धन को छेड़ा तो वो धनानंद का सबसे बड़ा शत्रु, फिर वो उसे नहीं छोड़ता। आचार्य, किंतु राजकोष लूटना, हम कोई चोर या डाकू तो नहीं है। क्या ये अनैतिक नहीं होगा? क्या नैतिक होता है और क्या अनैतिक, इसकी परिभाषा देश, काल और समय के अनुसार निर्धारित की जाती है चंद्रगुप्त। निजी आनंद हेतु लूट अनैतिक। किसी अत्याचारी को चोट पहुंचाने वाली लूट नैतिक हुई। और इस लूटे हुए धन का उपयोग यदि अत्याचारी के विरुद्ध बल जुटाने में हो तो यह युद्ध नीति के अनुकूल। और इस लूटे हुए धन से दबी कुचली असहाय जनता की सहायता हो तो ऐसी लूट सर्वथा नैतिक। जब तक युद्ध में भोले भाले नागरिक हताहत ना हो, सब नैतिक, सब उचित। इस समय हम युद्ध की स्थिति में हैं चंद्रगुप्त। यह युद्ध मात्र कारवी के विरुद्ध नहीं है, मात्र धनानंद के विरुद्ध भी नहीं है। यह साधारण जन का अन्याय के विरुद्ध युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए जो संभव हो वो हमें करना है। विश्वास है मुझ पर? अपने आप से भी अधिक आचार्य। तो अब धनानंद के राजकोष का पता लगाना है।
कार्वी, जाने कहाँ है आचार्य चाणक्य। उनकी ओर से तो कोई संदेश भी नहीं आया, पर फिर भी उन्हें तात्कालिक स्थिति की सूचना तो तुरंत देनी ही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये देवी चित्ररूपा को ही दूंगा। मुझे देवी चित्ररूपा से ही मिलना है। क्या बात है? क्षमा करे देवी, यह साधारण सा व्यापारी रट लगाकर बैठा है कि यह कंबल आप ही को देगा। जानते भी हो हमें? ले जाओ इसे। अरे देवी, आप इन्हें तो तक्षशिला से कंबल मंगवाया था। ठहरो, रख दो वहां। जा सकते हो। मैं लोखंडी में हूं। तुम्हें यहाँ के राजकीय कोषागार के मानचित्र का पता लगाकर मुझे भेजना है। धनानंद के सभी कोषागारों के मानचित्र अमात्य राक्षस के पास है। अमात्य राक्षस के पास? किंतु वो तो कारागृह में है। चंद्रगुप्त, भिक्षा मांगकर इतना अनाज लेकर आया हूं। कितना होगा? आप वहां चल के देखें। हाँ। वाह भद्रभट, अब इसे हमारे लोगों में बांट दो। ठीक है। और फिर शीघ्र ही हमें उनको यहां से निकलने में सहायता भी करनी, कहीं कोई पकड़ा ना जाए। कार्वी, ये तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम इस तरह स्वयं के प्राण संकट में डालोगे तो हमारे सभी लोग पकड़े जाएंगे। हाँ। देखो चंद्रगुप्त, हम एक भी क्षण और गवा नहीं सकते। हमें अपने सभी लोगों को एकत्रित करना है, शीघ्र। चलो चलो, आओ।
आचार्य, तो ये है आपके कारवी नाथ का महल। हमारे महल के सेवकों के निवास स्थान इससे अच्छे हैं और हम इससे सहायता मांगने आए हैं। इससे कुमार, ना समझी की बातें मत करो। कारवीनाथ के पास तुम्हारे पिताश्री से कहीं अधिक सैनिक हैं। तुम्हारे पिताश्री भले ही राजा है, किंतु शक्तिशाली ये है। अचानक सब गांव वाले कहां लुप्त हो गए। आकाश लील गया उन्हें, यहां धरती में समा गए। तुम्हें हंसी आ रही है? किस बात पे हंसी आ रही है? बताओ किस बात पे हंसी आ रही है? मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कारवीनाथ कि भले मेरे गांव वालों ने वर्षों से तुम्हारे अत्याचार से, किंतु इस बार पहला उत्तर दिया और तुम बौखला गए। बौखलाओगे तो तुम और तुम्हारे गांव वाले, जब तुम्हारा अंत तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कारवी, अंत हमारा नहीं, बहुत ही शीघ्र अंत तेरा होगा। एक बार फिर से सोच कारवी, एकाग्रचित होकर एक बार। सारे गांव वाले जाकर गुफा में छिप के बैठ गए, गुफा से लुप्त हो गए। अरे कहां लुप्त हो गए सबके सब? उन्हें हर दिशा में खोजा मैंने। हर दिशा में तो ठीक तो है। हाँ ठीक तो है। और कहाँ जाएंगे बेचारे? यही तो हैं वो सब के सब, लोखंडी में, मेरी नाक के नीचे। यही तो है सब। सिपाहियों, जाओ, जाकर ढूंढो उन्हें। वो सब के सब यहीं छिपे हैं, लोखंडी में। जाओ, जाओ। अच्छा है। महाराज, गांधार के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। गांधार? मैं जानता हूं आचार्य कि आप मुझसे अप्रसन्न हैं, परंतु फिर भी मेरा वचन रखने के लिए धन्यवाद। इस वचन का अतिरिक्त मूल्य चुकाने के लिए तुम्हें स्वयं को सचेत और तैयार रखना होगा। तुम्हारे कहने से हमने अपना गांव छोड़ा। तुम्हारे कहने पर ही हम लोखंडी छोड़ रहे हैं।
मगधपति महाराज धनानंद की ओर से कारविनाथ का आदेश सुनो। जब तक धपोली के ग्रामीण लोग मिल नहीं जाते तब तक सभी नागरिकों, किसानों और व्यापारियों को अपने अपने राजकीय कर 25% बढ़े हुए दर से देने पड़ेंगे। और एक बात, जिन पर भी रत्ती भर भी आशंका हो तो तुरंत ही हमें सूचना दे। इन गांव वालों को पकड़वाने में जो भी हमारी सहायता करेगा उसे कारविनाथ पुरस्कार देंगे। सुनो 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 सुनो। माई, शीघ्र निकलो माई। माई, यदि सैनिकों ने हम लोगों को देख लिया तो? नहीं नहीं माई, माई। आचार्य, माई मेरे साथ यहीं पर रहेगी, वो जाना नहीं चाहती। सुरक्षा की दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा चंद्रगुप्त। अभी तुमने उद्घोषणा सुनी, अब से लोखंडी का हर नागरिक इन सब गांव वालों के विरुद्ध होगा। यदि किसी ने इन्हें देख लिया तो वो इन सबको पकड़वा देगा। मैंने तो आचार्य, मैं माई की देखभाल करने की शपथ ले चुका हूँ। इस समय हम युद्ध की स्थिति में हैं। ये हमारे लिए संकट का कारण बन सकती है। नहीं आचार्य, मुझे माई की देखभाल करनी ही पड़ेगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो फिर इन्हें छिपाना होगा। इसमें संकट बहुत है, किंतु एक स्थान जानता हूं मैं। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, समूह में नहीं, बिखर के। ठीक है आचार्य। मैं, शशांक और दिग्विजय उस मार्ग से जाते और आप माई को लेकर सीधे ही निकल जाइए। तो ध्यान स्थल पर मिलते हैं। मैं जानता हूं आचार्य कि आप मुझसे अप्रसन्न हैं, परंतु फिर भी मेरा वचन रखने के लिए धन्यवाद। इस वचन का अतिरिक्त मूल्य चुकाने के लिए तुम्हें स्वयं को सचेत और तैयार रखना होगा। शशांक, दिग्विजय, चलो चलो। जी आचार्य।
मैंने कहा था ना तुमसे कि कोई भूल नहीं होनी चाहिए। फिर उसने संदेश जला कैसे दिया? तुम्हें कुछ करना चाहिए था। शपथ ले लीजिए अमात्य, मेरी चेष्टाओं में कोई कमी नहीं थी। मैं कुछ करता उससे पहले ही उसने वो संदेश जला दिया था। सावधान! महाराज धनानंद की विशेष सुरक्षा सलाहकार देवी चित्ररूपा पधार रही हैं। अमात्य, कृपा करके अभी भी समय है। महाराज से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो। तो संभव है महाराज तुम्हारे अपराध के लिए दंड को कम करने के लिए सोचेंगे। असंभव है ये। राक्षस कभी मगध की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता। देखो, आ रही है, जिसके कारण मगध की सुरक्षा संकट में है, लेकिन यहां कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता। अमात्य राक्षस, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु हमारे बीच ये जो सलाखें हैं उन्हें आप झुठला नहीं सकते। इतना अहंकार अच्छा नहीं है देवी। समय का चक्र जब घूमता है तो किसी को छोड़ता नहीं। क्या पता समय के साथ साथ हम दोनों की स्थितियां कुछ यूं बदलें कि जहां आप हैं वहां मैं आ जाऊं, और जहां मैं हूं वहां तुम्हें आना पड़े। जब तक वो दिन आए तब तक आपसे छूट चुके सुरक्षा संबंधी सभी उत्तरदायित्व का पालन करना है हमें। और ये बात आप भी जानते हैं, है ना? क्या चाहती हो मुझसे? मगध के सभी संभागों के प्रशासनिक प्रपत्रों को देखना और फिर उन्हें समझना और फिर उनकी पहले से सुरक्षित व्यवस्था करनी है हमें। उन प्रशासनिक प्रपत्रों का क्या करेंगी आप? अमात्य, आप भूल रहे हैं महाराज ने हमें अपनी प्रमुख सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो मगध की कर व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें मगध के सभी संभागों के प्रशासनिक प्रपत्रों का अध्ययन करना है, अन्यथा हम उचित सुझाव कैसे देंगे महाराज को, है ना? ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा करें, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सैनिक मेरा सहायक है, ये आपको उन सुरक्षित तिजोरियों के पास ले जाएगा जहां प्रशासनिक प्रपत्र रखे हैं। अमात्य, आपसे अभद्रता के साथ बोलने के लिए क्षमा। समय मत गवाओ, तुरंत उसके पीछे जाओ। और हां, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। पता लगाओ कि वो चाहती क्या है और क्यों। रुकिए रुकिए, थम जाइए आचार्य। एक साथ इतने प्रस्ताव, तनिक विचार तो करने दीजिए अपने प्रस्तावों पर। तो आपके प्रथम प्रस्ताव के अनुसार हमें इस लड़के का अर्थात गांधार के युवराज का साथ देना होगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये गांधार के युवराज हैं, इसलिए आपके कहने के अनुसार हमें सिकंदर का कृपा पात्र बना सकते हैं। इसलिए हम इन्हें रथ, स्वर्ण मुद्राएं
एवं अन्य बहुमूल्य भेंट दें। इसके उपरांत आपका परामर्श मांगकर मगधपति धनानंद के विरुद्ध विद्रोह करने का दुस्साहस करूं और उनका राज सिंहासन छीनूं, जिसमें गांधार का समर्थन मुझे मिलेगा। अभी आपने जो कुछ भी कहा यही है ना उसका सार। जी कारविनाथ, यदि हम चूहे बिल्ली का खेल छोड़ स्पष्ट बातें करें। ये भी ठीक बात है, स्पष्ट बात करते हैं। तो स्पष्ट बात यह है कि मैं अगर अभी इसी समय तुम दोनों की हत्या कर दूं तो हमारी हत्या कैसे कर सकते हैं आप? अपनी तलवार के एक वार से तुम दोनों का शीश धड़ से अलग करके। परंतु हम गांधार के युवराज हैं और हम गांधार के प्रतिनिधि हैं। दूत अवधि होता है कारवीनाथ। हाँ, और हम तो आपके हित के लिए प्रस्ताव लाए हैं। हम तो आपको एक सामंत से राजा बनने की योजना बता रहे हैं। हाँ, ये सत्य कह रहा है। हम मगध के सिंहासन पर धनानंद को नहीं, आपको बैठे देखना चाहते हैं। डरो मत गांधार के प्रतिनिधियों, मैं तो ऐसे ही हास्य विनोद कर रहा था। परंतु एक बात है आचार्य, अगर आपके इस प्रस्ताव की भनक भी मगधपति धनानंद को हो गई तो ना तो वे मुझे जीवित छोड़ेंगे और ना ही गांधार को। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे जैसे महत्वाकांक्षी और समझदार व्यक्ति के महल से ये बातें बाहर नहीं जा सकती। तो प्रश्न ये उठता है आचार्य जी कि गांधार मुझे मगधपति बनाने की कृपा क्यों कर रहा है? लाभ क्या है गांधार का मुझे मगध का राजा बनाने में? कारवी, तुम्हारे इस प्रश्न का बड़ा ही सरल सा उत्तर है। आंधी कुमार तुम्हारी ही तरह महत्वाकांक्षी अपने राज्य का विस्तार चाहता है वो, और सबसे पहले चरण में अपने पड़ोसी शत्रु राज्य पंचनंद के राजा पोरस से उसका राज्य छीनकर अपने राज्य में मिलाना चाहता है। तदुपरांत हिंदू कुश के दूसरे राज्यों के विषय में सोचा जाएगा। किंतु कारवी, हमें एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जब हम पंचनंद के राजा पोरस से युद्ध कर रहे हो। मगध का राजा धनानंद पीछे से हम पर आक्रमण कर सकता है। बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं आप। किंतु यदि मगध के सिंहासन पर हमारे मित्र के रूप में आप विराजमान होंगे तो गांधार अपनी एक ओर की सीमाओं से निश्चिंत हो जाएगा, और जब सिकंदर भारत से लौट जाएगा तो पूरे भारतवर्ष में दो ही शक्तिशाली राजा बचेंगे, एक आंधी कुमार और कारवीना। यदि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो मैं चाहता हूं आप आगे बढ़कर
आंधी कुमार को अपने हृदय से लगा ले। आचार्य जी, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। देख चाणक्य, कूटनीति केवल तुम ही नहीं जानते, हम भी जानते हैं। चलो। काका, ये पत्थर लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? लोखंडी के बाहर 2 खदानें हैं, वहां पर। खदाने? कहीं ये वही खदाने तो नहीं? क्या तुम्हारी माँ है चंद्रगुप्त?